नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के नए शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सदीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं सूबे की सियासत में। और आज बात करेंगे AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के नेता की, जिन्होंने सूबे में होने वाले चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों को क्यों चुनौती दे दी है, उस पर बात करेंगे। न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि इस बार सूबे में सीएम या डिप्टी सीएम मुस्लिम होने का दावा भी कर डाला। तो वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी RPI के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अब बीजेपी से 10 सीटों की डिमांड कर डाली। अठावले ने ये तक कहा कि अगर यूपी में बसपा को हराना है तो RPI को सीटें देनी ही होंगी, क्योंकि RPI का बड़ा वोट बैंक यूपी में है और वो बसपा को हराने का काम करेगा। और इन्हीं दोनों मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, AIMIM के नेता आसिम वकार जिस तरह से राजनीतिक दलों को चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम मुसलमानों का होना चाहिए, क्या माना जाए? इसके बाद एक नई बहस छिड़ने वाली है सूबे की सियासत में। देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली बात यह है कि ओवैसी को सारे लोगों ने नकार दिया, और दूसरी बात यह है कि ओवैसी एक अलग किस्म की राजनीति यूपी के अंदर करने को वो कर रहे हैं। अब पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि इन लोगों के बीच ये फैसला हो गया, मतलब ये कि कोई नया मुस्लिम लीडर पैदा ना हो जाए यूपी के अंदर, जो मुस्लिम वोट बैंक का जो है वो ठेकेदार बन जाए। इसलिए जो ट्रेडिशनल सेकुलर पार्टियां हैं, इन लोगों ने ज़रूर देवबंद और बरेलवी में बातचीत की होगी। वहाँ से ये साफ मना कर दिया गया होगा कि किसी को हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ओवैसी पैदा हो गया यूपी के अंदर, फिर बाकी मौलवी मौलानाओं का क्या होगा? कहाँ से फिर आएगा लिफाफा? कौन देगा इनको तरजीह? कौन फिर उनको बोलेगा कि भाई सोनिया गांधी से मिल लो, तो अखिलेश यादव से मिल लो, तो मायावती से मिल लो? इनकी तो पूरी माने जो पर्दे के पीछे से जो राजनीति करते हैं, ये तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। इसलिए ओवैसी को बाहर रखो, ये प्लान तय हो गया। अब ये मरता क्या ना करता। तुरंत अगर आप किसी जगह पे गाड़ी चलाना चाह रहे हैं और चढ़ाई आ गई है, 4th गियर में गाड़ी चल रही है, तो आपको आगे बढ़ना हो, फिर क्या करना होगा? गियर बदलना होगा। तो ओवैसी साहब ने गियर फट से बदल दिया। अब गियर किस हिसाब से बदल रहे हैं उन्होंने मुसलमानों के जो असल मुद्दे हैं उसको पकड़ लिया है। कैसे, आगे बताऊंगा। लेकिन एक खबर मैं आपको दे दूं कि इन बड़ी बड़ी पार्टियों ने तो नकार दिया। खबर ये आ रही है कि ये एक दलित लीडर जो हर जगह हिंसा फैलाने वाले गैंग के साथ खड़ा हो जाता है, हर आंदोलन में वो सामने आ जाता है, और उनके साथ जो लोग हैं मीम और भीम को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया में चलते हैं, तो वो चंद्रशेखर रावण के साथ इनके अलायंस का जो है वो की जो है बातचीत शुरू हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि दो लंगड़ा घोड़ा यूपी के चुनाव में रेस में जो है वो दोनों एक साथ मिल करके वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन राजनीति ओवैसी की तरफ से जो की जा रही है वो मुसलमानों के अंदर एक सवाल ज़रूर खड़ा करेगा, लोग डिस्कस ज़रूर करेंगे। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो टारगेट कहाँ है, ध्यान रखिएगा। ओवैसी ये कह रहे हैं कि मुसलमान तो बिल्कुल एक पिछलग्गू जैसा बन गया है। भाई मायावती, उनकी कास्ट का 4% 5% वोट है, वो मुख्यमंत्री बन जाती है। और 20% वाला क्यों नहीं बन सकता? और मुसलमान तो 18-20% है, हम पिछलग्गू बने हुए हैं। तो ये सवाल ऐसा है कि हर मुसलमान के दिमाग को स्ट्राइक करेगा कि भाई क्या बात है। और ये सोचना ज़रूरी भी है, मुसलमानों के अंदर ये सोच लानी ज़रूरी है कि भाई आप
खुद को जिताने के लिए चुनाव में पार्टिसिपेट करते हो या सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए? आप अगर सिर्फ किसी एक पार्टी को हराने के लिए वोटिंग करते रहेंगे, आपको सत्ता से हमेशा दूर रखा जाएगा। अब जैसे बिहार मान लीजिए, भाई आप आरजेडी को वोट देते हैं, किस लिए देते हैं? एक मुस्लिम लीडर बता दें कि आरजेडी के अंदर जो जिसकी शख्सियत जो है वो तेजस्वी या तेज प्रताप जैसी हो? नहीं है। आप पिछलग्गू बन करके रहे बिहार में थ्रू आउट। 17% यादव है, 20% मुसलमान है, मुसलमान का कोई लीडर नहीं, और 17% वाला चीफ मिनिस्टर बन रहा है। एक ही परिवार से 5-5 मिनिस्टर बन जाते हैं। लालू यादव बनते ही थे तो अब उनका साला भी दोनों बन जाता था, और पूरा खानदान ही राजनीति में है, कोई राज्यसभा में, कोई लोकसभा में। इस तरह से आप करते हो। मुसलमान कहाँ है भाई? मुसलमान है कहाँ? आप ये सवाल मुस्लिम समुदाय के अंदर जब तक ये उठेगा नहीं कि आप ये लिफाफा के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, मौलानाओं के चक्कर में आप पिछलग्गू बने रहेंगे, तो आपको तो कभी सत्ता मिलेगी नहीं। ओवैसी यही काम कर रहे हैं। सही नब्ज पकड़ी है मुसलमानों की। मुसलमानों का ये उनकी राजनीति का हिस्सा है कि वो घूम घूम के बोलेंगे भाई तुम्हारा 18% वोट है जी, सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम बनो। अपना जिताओ, और तुम्हारे पास 60-70 अगर मुस्लिम एमएलए अगर हो जाते हैं, जो हो सकते हैं जी, बड़ी आसानी से हो सकते हैं। 100 ऐसी सीटें हैं यूपी के अंदर में जहां मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर हैं। वो अगर आप जीत लेते हो, 60-70 एमएलए अगर आप मुस्लिम एमएलए हो जाते हैं, तो वो जो कह रहे हैं कि भाई सीएम हो या डिप्टी सीएम हो, हर चीज़ पे हम सारा कुछ कर सकते हैं। ये टेक्निक ठीक वैसे ही है। मायावती दलित लीडर है। कभी आपने देखा कि भाई दलितों को, कि फला पार्टी को हराने के लिए हम चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वो अपने जीतने के लिए। और अब जब आप जीतते हैं, जब आप पॉलिटिकल चॉइस जो है बहुत सही तरीके से लेते हैं, तो हर पार्टी में आपकी पूछ होती है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। दलित लीडर को कोई मजाल लगे कोई कुछ कर सके? भाई थावरचंद गहलोत बीजेपी में है ना भाई, दलित लीडर है जी। और वो सबसे जो बड़ी कमेटी है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसमें वो मेंबर है। भाई आपको कोई पूछने भी आता है समाजवादी पार्टी या आरजेडी या कांग्रेस पार्टी? आपको लिफाफा देकर के आपको मौलानाओं को पकड़ लिया, मौलानाओं से बातचीत हो गई, लिफाफा दे दिया, और लगे पड़े सब लोग कि भाई जहां से लिफाफा आ गया उसको जिताना है, स्ट्रेटेजिक वोटिंग करनी है। अब भाई आप इस तरह की वोटिंग करते रहिए, तो वो जो आईना आया यूपीए सरकार के दौरान, सच्चर कमेटी, उन्होंने कहा कि भाई सबसे खराब हालत इस देश में मुसलमानों की है, दलितों से भी बदतर है। जबकि 200-250 साल जो है मुसलमानों ने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया। 47 के बाद से आपका ग्राफ सीधे सीधे नीचे जा रहा है। और सबसे ज़्यादा स्थिति कहाँ के मुसलमानों की स्थिति खराब है? तो बंगाल की मुसलमानों की सबसे ज़्यादा स्थिति खराब है। क्यों खराब है? वहाँ तो 35% के आसपास मुसलमान हैं, फिर भी स्थिति खराब किस लिए है? वो इसलिए है कि आपका जो पॉलिटिकल चॉइस जो है वो मिसप्लेस्ड है। उसके बाद बिहार का है, यूपी का है, ये सब राज्य जहाँ ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, सब जगह वही हालत है। वेस्टर्न यूपी का आप हाल देखिए, वेस्टर्न यूपी का आप हाल देखिए। जो बाकी जो जाट हैं, जो अदर जो कास्ट हैं, वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन मुसलमान वहीं का वहीं है। वो क्यों है? वो और बल्कि नीचे ही जा रहा है। वो नीचे ही जाएगा जी। वो इसलिए जाएगा क्योंकि आप अपने लिए वोट नहीं करते, आप दूसरों को हराने के लिए वोट की लीडरशिप के बारे में कभी नहीं सोचते। दूसरों को नहीं, सिर्फ बीजेपी को हराना है। देखिए बनने ही नहीं देंगे जी। सेकुलर पार्टियां मुस्लिम वोटर्स को एक पालतू जानवर की तरह इस्तेमाल करती है। भाई जाएगा कहाँ?
भाई जाओगे कहाँ? जाओगे कहाँ? बीजेपी के साथ आप जाओगे नहीं, हम जाने नहीं देंगे। जाने नहीं, वो जाने की तैयारी नहीं है, जाने को तैयार भी नहीं है। तो फिर आपको जो है कि भाई मरता क्या नहीं करता भाई, वो आप इस चक्कर में फंसे हुए। आप देखिए जहां 2 पार्टियां हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इवन महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। एक मुस्लिम लीडर का नाम बता दीजिए, कांग्रेस की तरफ से सेक्युलर पार्टी आप चल रहे हैं, कोई एक मुस्लिम लीडर का नाम किसी को याद हो तो बता दीजिए। किसी का कोई चेहरा बन ही नहीं सकता। क्यों? उन राज्यों में कांग्रेस पार्टी जानती है भाई मुसलमान जाएगा कहाँ, कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास जाएगा कहाँ, दूर रखो। और जब सरकार बनती है तो जैसे बीजेपी टोकनिज्म करती है कि भाई नकवी को बना दिया, तो कभी शाहनवाज हुसैन को सामने लाके खड़ा कर दिया, तो ये सब क्या है कि ये एक तरह से ये टोकनिज्म है कि भाई हम सब, हमारे साथ जो है हर धर्म के लोग हैं। वो कांग्रेस पार्टी में वही काम करती है, सलमान खुर्शीद को सामने लगा दिया, बस हो गया काम, मामला खत्म। पर जिस तरह से शाहनवाज प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी बीजेपी के, वैसे अलवी साहब उनको सामने खड़ा कर दिया। भाई किसी राज्य में मुख्यमंत्री बनाया क्या? आप ये बता दीजिए, देश में इतने सेक्युलर माने कंट्री है, पिछले 20 साल में कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर जो सेक्युलर पार्टी की सरकार हो वो, तो यही सारे मुद्दे ओवैसी मुसलमानों के बीच लेकर के जाएंगे। बड़ा टफ काम है ओवैसी के लिए। अगर वो कन्विंस कर ले जाएंगे तब तो यूपी में पूरा राजनीति का जो चरित्र है वो बदल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे घाघ लोग बैठे हुए हैं ना यूपी के अंदर, ये दोनों मदनी साहब है ना, वो बरेलवी वाले साहब, और भी आपके ओखला से जो सारे संगठन जो ऑपरेट होते हैं, वो सारे लोग इतने घाघ हैं कि इनको इधर घुसने तक नहीं दिया जाएगा और चुनाव वैसे ही होगा जैसे पीछे होता आया है। जी डॉक्टर साहब, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। हमारी तादाद सबसे ज्यादा है और हमारे ही वोटों से सरकार बनती है, तो इस बार तो हम आपसे सीएम नहीं तो डिप्टी सीएम का पद लेकर ही रहेंगे। आप सब हमारे खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, ये बात कहते नजर आ रहे हैं उनके नेता। तो आपको उत्तर प्रदेश में हिस्सा देना पड़ेगा। आसिम वकार की तमाम राजनीतिक दलों को ये चुनौती है और अब वो अपना हिस्सा मांगते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। अब उनको हिस्सा मिलेगा या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत किस करवट बदलेगी, ये तो देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन अगर आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।